हेलो स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं अपन। ये थोड़ा बेसिक ही है आपके, मतलब गैसियस वाला चैप्टर और ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो थोड़ा बहुत अपन आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में यहाँ पे नॉलेज लेंगे। उससे रिलेटेड जो लॉ है, जैसे चार्ल्स का लॉ है, बॉयल्स लॉ है, या फिर मैं बोलूँ हैमिल्टन एवोगैड्रो लॉ है, इनके बारे में थोड़ा आइडिया लेंगे और कुछ पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज की हेडिंग है आइडियल गैस इक्वेशन, ideal gas equation and their partial derivative। ठीक है, ये सबसे पहले अपन बात करेंगे इनके कुछ लॉज हैं उनके बारे में। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हो, पीवी इक्वल टू एन आर टी, यही होती है पीवी इक्वल टू एन आर टी। एन यहाँ पे अपन एज ए कॉन्स्टेंट ही मानते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पीवी इक्वल टू अपन को आर टी वाली टर्म सोल्व करनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं बॉयल्स लॉ। सबसे पहले बॉयल का नियम, ठीक है। बॉयल्स लॉ में ध्यान रखना, जो आइडियल गैस इक्वेशन दी हुई है, ये इन सारे जो रूल्स दिए गए हैं या जो लॉ दिए गए हैं, इन्हीं को मानते हुए आइडियल गैस इक्वेशन दी है। तो सबसे पहला क्या है, बॉयल्स में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी अपन बोलेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर वो इनवर्सली होता है किसके, 1/v के। प्रेशर किसके इनवर्सली होता है, 1/v। अगर मैं यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को अगर हटाता हूं तो ये क्या होगा, P इक्वल टू K/v, यही होगा। तो P और V इन दोनों को एक साइड ले लो और कांस्टेंट वाली टर्म को एक साइड ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PV इक्वल टू K, और K क्या है, कांस्टेंट। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, P2 V2, यानी जो भी टर्म आएगी वो आपस में एक दूसरे के बराबर होगी किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ जो K आया है, यहाँ जो K कांस्टेंट आया है, PV इक्वल टू K, वो K किसके इक्वल आ रहा है, NRT, यानी अपन बोल सकते हैं K इक्वल टू क्या होगा, NRT होगा, यानी K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। जैसे जैसे T बढ़ेगा वैसे वैसे K बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां से आप इसमें रिलेशन निकाल सकते हो। तो एक इक्वेशन तो आपके हुई ये वाली, ये आपको ध्यान में रखनी है, P1 V1 बराबर P2 V2। ये बॉयल्स लॉ का एक इक्वेशन है, या बॉयल्स लॉ का एक स्टेटमेंट बोल सकते हो कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। आई बात समझ में, तो आप इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। देखो इधर नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन इसी से निकालेंगे, पीवी इक्वल टू, देखो पीवी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, यही है। और कांस्टेंट किसके बराबर, के बराबर। तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसका लॉगरिथम ले रहा हूं, ठीक है। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, तो इधर लूंगा log p इंटू v, इधर आ जाएगा log k, यही होगा। अब log a इंटू बी, मैंने फॉर्मूला बता रखा है, log a इंटू बी किस में खुलता है, log a प्लस log b, तो ये किस में खुलेगा, log p, किस में खुलेगा ये, log p प्लस log v इक्वल टू log k। इस वाली टर्म को उधर भेज दूं मैं, ये क्या हो जाएगा, log p इक्वल टू माइनस log v प्लस log k। ये इक्वेशन ध्यान रखना, क्योंकि इन इक्वेशनों से अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो log p इक्वल टू माइनस log v प्लस log k, या मैं इसको ऐसे लिखूं, log p इक्वल टू -1 इधर में निकाल लिया, तो ये हो जाएगा log v प्लस log k। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है,
ठीक है, ये हुई बात। इसको नोट डाउन करिए एक बार। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर अपन बात करें, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ये तो बात हुई इसकी लॉगरिथम वाली। फिर बात करते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में पीवी इक्वल टू क्या था, के। तो पीवी इक्वल टू लिख दिया अपन ने के। पी और वी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पी इनवर्सली है वी क्या, के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो डी पीवी इक्वल टू डी क्या होगा, कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो जीरो होता है, ये तो जीरो हो जाएगी टर्म। तो डी पीवी इक्वल टू क्या गया, जीरो। अब देखो एक बार ये जो पी टर्म है इसको बाहर निकाल लो, वी का क्या कर दो डिफरेंशिएशन, एक बार वी को बाहर निकाल लो, पी का क्या कर दो डिफरेंशिएशन। सिंपल है बिल्कुल भाई। दो अगर आपके पास टर्म आ रही है तो एक टर्म को आपको बाहर लेना होगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन, फिर उसको बाहर ले लो, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लो। एक साथ दोनों का नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यहां हो जाएगा वी डीपी, मैंने पी का डिफरेंशिएशन कर दिया तो वी को बाहर निकाला। अब पी को बाहर निकाल के मैं क्या कर रहा हूं, डीवी, ये इक्वल टू आ गया जीरो के, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। अब यहां से ध्यान देना, यहां पे वी डीपी इक्वल टू पी डीवी आया, तो मैं इस टर्म को उधर भेज देता हूं। तो वी डीपी, या आप ऐसा लिख लो इसको, उसी फॉर्मेट में लिखना, तो पी डीवी इक्वल टू माइनस वी डीपी हो जाएगा। तो P अपॉन V इक्वल टू माइनस डीपी अपॉन डीवी। तो ये एक और इसका इक्वेशन आ गया, इसकी एक टर्म आ गई जो आपको ध्यान में रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये किस लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। और ये किस पे है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो आप इसमें ऐसा भी लिख लेना, ये किस पे हो रहा है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, क्योंकि बॉयल नियम में क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं इनके ग्राफ की। देखो ग्राफ की अगर अपन बात करें, तो ग्राफ यहां पे देखो, सबसे पहला मैं खींचता हूं P इनवर्सली 1 अपॉन V। अगर इसका ग्राफ अपन खींचते हैं तो इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, ये 1 अपॉन V और इधर ये P। जैसे जैसे V का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे P का मान डिक्रीमेंट, यानी हाइपरबोला टाइप का ग्राफ आएगा। वो कैसा, अति परबोला का, इस टाइप का, ठीक है। 1 अपॉन V के मिड में, सॉरी 1 अपॉन V नहीं, V के मिड में, एक सेकेंड, V के मिड में अगर आप ग्राफ खींचोगे तो ये कैसा आएगा, हाइपरबोला, अति परवलाकार ग्राफ आएगा, ठीक है। 1 अपॉन V के साथ खींचोगे तो वो तो उसका लीनियर वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। एक ग्राफ तो ये हुआ इसका। अब दूसरा ग्राफ मैंने बताया था आपको, दूसरा जो इक्वेशन था पीवी इक्वल टू के कांस्टेंट था, पीवी इक्वल टू के कांस्टेंट। तो मैं अगर यहाँ पे ग्राफ खींचता हूं किसके मिड में, पीवी के मिड में। और पीवी के मिड में किस तरीके से ग्राफ खींचना अपन को, 1 अपॉन वी और पी के साथ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा, P इक्वल टू 1 अपॉन वी के। तो ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ हो गया, यानी एम एक्स, एक्स पे आप किसे ले रहे हो, v को, और m पे किसे ले रहे हो आप, k को, ठीक है। तो x पे अपन किसको ले रहे हैं, पूरी टर्म 1 अपॉन वी। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ग्राफ स्टार्ट होगा। अब ये जितने भी मैंने यहाँ पे तीन ये जो लाइन ड्रॉ करी है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है। अब आपको रिलेशन बताना है कि T1, T2, T3 में क्या रिलेशन आएगा। तो मैंने आपको K के साथ रिलेशन बताया था। देखो PV इक्वल टू क्या था, K, यही था PV इक्वल टू K, यानी मैं बोल सकता हूं K क्या था, nRT। अगर K का मान बढ़ेगा तो T का मान बढ़ेगा, यानी K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। तो जिसके लिए स्लोप, K क्या है, स्लोप ही तो है, जिसके लिए स्लोप का मान ज्यादा होगा उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा होगा। स्लोप का मतलब होता है एंगल ज्यादा। एंगल ज्यादा किसका है, यहां से इस वाले का। देखो इस वाले का जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा है। स्लोप अपना किसके बराबर आ रहा था, K के बराबर आ रहा है, ठीक है। और स्लोप अपन को चेक करना है,
तो k जिसका ज्यादा होगा उसके लिए t क्या होगा, ज्यादा। तो k की मैं अगर बात करूं स्लोप की, तो स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है k3, उससे कम है k2, उससे कम है k1। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, तो टेम्परेचर का रिलेशन क्या आएगा, T3 T2 T1। तो इस तरीके से वो कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। तो एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं इसका नेक्स्ट ग्राफ। देखो इधर इसका एक और ग्राफ है, वो ग्राफ है log p इक्वल टू -1 log v प्लस log k, y इक्वल टू mx प्लस c। साफ दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का ग्राफ है। देखो इधर m स्लोप है इसकी -1, ठीक है, स्लोप क्या है इसकी -1। ध्यान रखना स्लोप नेगेटिव में आएगी, इंटरसेप्ट क्या है इसका, पॉजिटिव में, यानी ढाल नीचे की साइड जाएगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, तो इधर ये मैंने लिखा log v, इधर लिखा मैंने log p। तो देखो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंटरसेप्ट जो इसका है वो किसके बराबर है, वो है log k के बराबर। तो ग्राफ आएगा इस तरीके से, क्यों, क्योंकि इसकी जो ढाल है स्लोप, स्लोप है नेगेटिव, और किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो ये चीज आप ध्यान रखना, तो इसको नोट डाउन करिए, तो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चार्ल्स लॉ। देखो चार्ल्स की अगर अपन बात करें तो इसमें P यानी प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। प्रेशर अगर कांस्टेंट रहता, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। तो हम बोल सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। तो V इक्वल टू क्या आएगा, KT। तो मैं बोल सकता हूं V अपॉन T इक्वल टू क्या आएगा, K, यही होगा। तो K किसके बराबर आ रहा है, अब यहाँ पे देखो K किसके बराबर आ रहा है, PV इक्वल टू nRT होता है। तो V इक्वल टू, या मैं V और T को इधर ले लूं, इक्वल टू क्या आ रहा है, NR अपॉन P। तो V अपॉन T K के बराबर है, तो K किसके बराबर आ गया, NR अपॉन P के बराबर। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप बोल सकते हो V1 T1 इक्वल टू V2 T2, ये किसका स्टेटमेंट है, या ये किस लॉ के लिए फुलफिल करेगा इस कंडीशन को, ये है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स में ध्यान रखना प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो एक बात तो यहाँ पे ये हुई कि V अपॉन T इक्वल टू क्या आ रहा है, K आ रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात करें अपन यहाँ पे फॉर्मूले की, तो वो है अपना लॉगरिथम वाला। तो लॉगरिथम का क्या है, V अपॉन T इक्वल टू K। तो अपन क्या कर रहे हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ अपन log ले लेंगे, दोनों तरफ log लेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला हो जाएगा log v अपॉन टी इक्वल टू log k। तो क्या हो गया, log v a अपॉन बी आ रहा है, तो माइनस में खुलेगा log t इक्वल टू log k। तो अपन लिख सकते हैं log v इक्वल टू log t प्लस log k। तो ये ग्राफ आपको यहां से मिल जाएगा y इक्वल टू mx टाइप का, ठीक है। यहाँ ये कुछ नहीं है, इसका मतलब ये +1 के साथ है, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे वहां -1 लिए थे, तो यहाँ +1 के साथ कुछ नहीं लिखा था इसका मतलब। तो दोनों को उतारिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इक्वेशन। देखो v अपॉन टी इक्वल टू क्या था, के। इसका क्या करेंगे अपन डिफरेंशिएशन, d v
डॉट 1/t ऐसे लिख लें इसको, सिंपल है बात, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू डी और ये के, तो डी के कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज आप याद रख लेना, ये बीच में अपने और भी आएगा, 1/t का अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1/t² आता है, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप ऐसे ही याद रख लेना। वैसे मैंने बता रखा है किस तरीके से करना है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हो आप, किसी की भी पावर जो होती है उसमें n-1 और पावर आगे लिख देते हो, उसको ऐसे ही करते हो डिफरेंशिएशन। तो वैसे ही मैंने इसको सोल्व करके रखा है, तो आप ध्यान रख लेना। डिफरेंशिएशन क्या करोगे, -1/t²। अब देखो a इंटू बी आ गया, तो अब इसको कैसे सोल्व करें, v को पहले बाहर निकालू, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना, फिर इसको बाहर निकाले, फिर v का डिफरेंशिएशन। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, पहले मैं 1/t को बाहर निकाल लेता हूं और मैंने किया dv। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा v को बाहर निकाल के 1/t इक्वल टू 0। तो 1/ अगर मैं t करता हूं डिफरेंशिएशन, तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, उसका सॉल्यूशन आएगा, देखो इधर, इसका सॉल्यूशन आएगा 1/t dv -1/t² dt, ये सॉल्यूशन आएगा। आई बात समझ में, मैंने बोला 1/t को अपन किस तरीके से लिखेंगे, -1/t²। सिंपल आप कर सकते हो इसको, 1/t का मतलब होता है t-1। अब t-1 का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है जो रहती है, -1 आगे लिख दिया मैंने, ठीक है। एक पावर माइनस, इसमें -1 करते हैं तो माइनस पहले से ही है, तो कितनी हो जाएगी, t-2। इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ये माइनस का 1 तो ऊपर रहेगा, 1/t² हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, -1/t²। तो आप डिफरेंशिएशन इस तरीके से इसका कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप डिफरेंशिएशन कर लेना, ध्यान रखना। तो कितना आया, ये बराबर में क्या, 0। अब मैं इन दोनों को उधर भेज देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, dv/t इक्वल टू dt/t का स्क्वायर। तो एक t से एक t कटा, तो क्या बचा, इधर t रह गया, 1/t dt²। अच्छा, इसमें वॉल्यूम की टर्म रह गई एक में, इसमें v था ना, एक सेकेंड। जैसे पहले वाले में पढ़ने 1/t बाहर निकाल लिया, dv कर लिया, इसमें v नहीं लिखा इसमें साथ में, तो v इसमें साथ में लिख लेना। ये हो जाएगा v 1/t² dt। भाई v को बाहर निकाल के 1/t वाला सॉल्यूशन अपन ने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dv/t इक्वल टू, ये हो जाएगा v/t का स्क्वायर dt। ये t से ये t कटा, तो मैं dv/dt कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, dv, इस t को इधर ले आऊं, dt इक्वल टू v/t। और ये किस पे है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन किसकी है, dv/dt एट कांस्टेंट प्रेशर v/t, ये इक्वेशन है चार्ल्स लॉ की, ये ध्यान रखना आपको। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूं ग्राफ की। तो सबसे पहले अपन ने v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t देखा, v इक्वल टू क्या था अपना, kt। अगर मैं यहाँ पे k की बात करूं तो k क्या आ रहा था अपना, nr/p, यही था, p के इनवर्सली था k, ठीक है। अब ग्राफ किस टाइप का आएगा, y इक्वल टू mx, x पे आप t ले लो, y पे आप v ले लो, और m क्या जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो किस टाइप का आएगा, ये t इधर लिया मैंने, ये v इधर लिया मैंने, तो ग्राफ आएगा आपका लीनियर इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप आपको दिखाई दे रहा है कि इस वाले की स्लोप ज्यादा होगी, तो मैं इसको बोल लेता हूं k1, k2, k3। इसको बोल लेता हूं मैं p1, p2, p3। यानी ये p1 प्रेशर पे, p2 प्रेशर पे, p3 प्रेशर पे, क्योंकि p क्या है, कांस्टेंट है। एक पर्टिकुलर लाइन पे प्रेशर पूरी पे कांस्टेंट रहेगा, कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करते हो तो उस पे कांस्टेंट रहेगा। अब आपको ये बताना है कि P1 ज्यादा होगा कि P3 ज्यादा होगा, आई बात समझ में। तो आप बिल्कुल उस रिलेशन से निकाल सकते हो, आपको साफ दिखाई दे रहा है, K इनवर्सली होता है 1/P। तो यहाँ पे K1 ज्यादा है K2 से, ज्यादा है K3 से, तो P का रिलेशन क्या आएगा, उल्टा आ जाएगा, P3 ज्यादा होगा किससे, P2 से, किससे, P1 से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे ग्राफ पूछे जाते हैं। तो पहला ये आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर बात करते हैं दूसरे ग्राफ की।
दूसरा ग्राफ है इसका, अभी जस्ट बनाया था अपन ने, log v इक्वल टू log t प्लस log k, ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस c। तो ग्राफ डायरेक्ट बना लेना। ग्राफ कैसा आएगा, पॉजिटिव स्लोप के साथ, ये +1 सॉरी ये log और इसकी जो स्लोप होगी वो +1 होगी, इधर log भी है इधर log t, तो इसका ग्राफ आएगा इस तरीके से। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट अगर अपन बात करें log की, तो वो है या चार्ल्स में ही एक और एक टर्म आती है, वैसे आपने पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उससे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं उसका, कभी वो पूछ लेता है बेसिक चीज के बारे में, ठीक है, कि एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर होता है उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं उसके बारे में। ये चार्ल्स लॉ से रिलेटेड ही है। तो देखो इधर चार्ल्स लॉ में अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे बात करूं तो वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी मैं बात करूं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे इसका स्टेटमेंट इस तरीके से है, इफ वी इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देन वॉल्यूम increases by 1/273 time of इनिशियल, जो भी इनिशियल वॉल्यूम होगा उसका वो 1/273 टाइम इंक्रीज होता है। आई बात समझ में? तो अपन बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर टेम्परेचर सॉरी वॉल्यूम अपन बोले तो वो V नॉट है, 0 डिग्री पे फिक्स वॉल्यूम है उसका। अगर मैं इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाता हूं तो जो इनिशियल इसका वॉल्यूम था उस वॉल्यूम का ये कितना बढ़ जाता है, 273 1/273 टाइम बढ़ जाता है। तो 1 डिग्री पे कितना बढ़ेगा, ये V नोट तो पहले ही था, अब जो बढ़ा है टेम्परेचर वो बढ़ा है 1/273। ऐसे ही मैं अगर क्या करूं, अगर मैं इसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाऊं तो ये कितना बढ़ जाएगा, V नोट प्लस 2V नोट अपॉन 273, यही बढ़ेगा। अगर मैं इसको T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाता हूं तो ये कितना बढ़ेगा, T डिग्री सेंटीग्रेड, अब देखो 2 बढ़ा रहे हो तो 2, 3 बढ़ा रहे हो तो उधर 3, 4 बढ़ाओगे तो 4, ऐसे T बढ़ाऊंगा तो इधर कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। तो T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे V नोट प्लस T V नोट, ये डिग्री सेंटीग्रेड में डिवाइडेड बाई 273, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो वॉल्यूम आ रहा है आपका, ये पूरा का पूरा ये VT के बराबर होगा। बट T डिग्री सेंटीग्रेड पे अब ये पूरा का पूरा जो आ रहा है इस कंबाइंड वॉल्यूम को मैं बोल देता हूं कि VT डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया, तो T डिग्री पे लिया है। तो इस इक्वेशन को मैं दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकता हूं कि V T डिग्री सेंटीग्रेड पे बराबर है किसके, V नोट प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड V नोट अपॉन 273, यही होगा। अब इस ग्राफ को अपन को प्लॉट करना है वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ। भाई अपना चार्ल्स का नियम क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन बताता है। तो अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करता हूं तो ये y इक्वल टू C प्लस mx टाइप का होगा, बिल्कुल होगा। तो ये किस तरीके का ग्राफ होगा, देखो इधर, इधर मैंने लिया V T डिग्री सेंटीग्रेड यानी वॉल्यूम किसी T डिग्री सेंटीग्रेड पे, x पे अपन क्या लेंगे, x पे अपन लेंगे T डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर लेता हूं क्योंकि यहीं से अपना सब कुछ डिफाइन होगा। अब देखो इंटरसेप्ट प्लस में है तो ग्राफ आपको पता है स्लोप भी पॉजिटिव हो तो इस साइड जाना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं ध्यान से सुनना, T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं तो ये इधर बढ़ता जाएगा,
अगर मैं टेम्परेचर कम करता हुआ इधर आता हूं तो ये ग्राफ इस साइड किसके का, पीछे की साइड, देखो पीछे की साइड किसके का। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां पे मैं अगर बात करूं तो यहां वॉल्यूम क्या है, जीरो, यहां वॉल्यूम क्या है, जीरो। और ये जो पॉइंट आता है ये आता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या मैं इसी को बोलूं 0 केल्विन, 0 केल्विन, 0 केल्विन। ये टेम्परेचर कितना आता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। भाई आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, ये मैंने अभी बोला है जस्ट। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूं तो वॉल्यूम भी कम होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा ये -273 पे जिसपे गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। और ऐसा टेम्परेचर जहां गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, ये सिर्फ कहने में बढ़िया लगता है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा देखा है कि कोई गैस ले रहे हो आप, उसका वॉल्यूम जीरो हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक आइडियल कंडीशन है। और इस टेम्परेचर को बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम शून्य ताप। इसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या इसको बोलते हैं अपन परम शून्य ताप। या तो बोल लो आप 0 केल्विन, या बोल लो आप -273 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों बात एक ही है। आपसे पूछ ले, जैसे आप अगर कहीं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो, आपसे पूछ ले कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे। तो इस यूनिवर्स में ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई गैस अपना वॉल्यूम क्या कर ले, जीरो कर ले, उस टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम शून्य ताप। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है वॉल्यूम जीरो हो गया, यानी ऐसा टेम्परेचर जहां वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट नियम की। नेक्स्ट है एमेंटन लॉ, या इसी को बोलते हैं गेलुसेक गेलुसेक लॉ। दोनों एक ही है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। तो P इक्वल टू K इंटू टी, यही होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं P अपॉन टी इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। सिंपल सी बात। ये दूसरा फॉर्मेट आप लिख सकते हो इसका, क्या है, P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। बहुत आर करेक्ट, दोनों सही है। आई बात समझ में। के की में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो के क्या होगा, के होगा एन आर अपॉन वी। आप निकाल लेना आइडियल गैस इक्वेशन से, के क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है, के क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन वी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एक फॉर्मेट ये बन गया, दूसरा फॉर्मेट बना लेते हैं इसका, लोगरिथम वाला। लोगरिथम वाला, लोगरिथम में क्या करना अपन को, कुछ नहीं करना, दोनों साइड इस वाली इक्वेशन में लॉग लेना है। तो ले लो लोग, log p अपॉन टी इक्वल टू log के हो जाएगा, log p माइनस log t इक्वल टू log के। तो ये क्या हो जाएगा, log p इक्वल टू log k प्लस log t। तो एक तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। नेक्स्ट अगर बात करें अपन इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन ने क्या देखा था, P अपॉन टी इक्वल टू के। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि dp 1 अपॉन टी इक्वल टू डी के।
ये हो जाएगा अपना 0, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट होता है। और वापस देखो 1/t आ रहा है, तो 1/t का मैंने आपको बताया था -1/t², ध्यान रखना। तो मैं p को बाहर निकाल लूं या मैं 1/t को पहले बाहर निकाल लेता हूं, ये क्या हो जाएगा dp। अब प्लस मैं क्या कर रहा हूं, p को बाहर निकालो, 1/t का क्या होता है -1/t², और साथ में dt इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो आप, dp/t, इधर ले जाता हूं माइनस वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगी p dt/t², t से t कटा, तो dp इस dt को इधर ले आओ अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा p/t। तो ये एक इक्वेशन आई है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी की सारी इक्वेशन काम में आने वाली है, ध्यान से देखना इनको। dp/dt, इस dt को इधर ले आया, ये सारी प्रक्रिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे चल रही है, किसके बराबर है p/t के बराबर। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन ग्राफ की। देखो ग्राफ की अगर अपन बात करें तो ग्राफ फॉर्मूला आपने देख ही लिया होगा, P इक्वल टू के टी, यही था, Y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू mx है, तो ग्राफ कैसा बनने वाला है, इधर मैंने लिया t, इधर मैंने लिया p, तो ग्राफ आने वाला है लीनियर। और लीनियर ग्राफ में आपको पता है, इसको k1 बोलो, इसको k2 बोलो, इसको k3 बोलो, नीचे वाले को। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस पे वॉल्यूम v1 है, इस पे v2 है, इस पे v3 होगा, ठीक है। हर एक पे वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। अब v1 v2 v3 ये इनसे कोरस्पोंडिंग है, तो आपको पता है अभी जस्ट मैंने बताया k इक्वल टू क्या होता है nr/v, यानी k इनवर्सली है 1/v के। तो आपको बखूबी पता है कि जिसका बेस से ये जो ढाल है ऊपर की साइड होगा उसका थीटा ज्यादा होगा। भाई आप यहां से निकालो ना, इधर जा रहा तो ये θ1, इधर जा रहा तो ये θ2, और इधर जा रहा तो ये θ3। तो थीटा आपको ओब्वियसली यहां से दिखाई देगा कि θ1 ज्यादा है, मतलब k1 की ढाल ज्यादा है। तो ढाल का अगर मैं ग्राफ देखूं तो k1 ज्यादा है k2 से, k2 ज्यादा है k3 से। लेकिन वॉल्यूम इनवर्सली होता है, तो वॉल्यूम के लिए क्या आ जाएगा, v1 कम होगा, v2 ज्यादा होगा, उससे ज्यादा v3 होगा। तो ये आ जाएगा इससे रिलेशन। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरे ग्राफ की मैं बात करूं तो दूसरा ग्राफ क्या होगा, log p इक्वल टू log t प्लस log k। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का ग्राफ, इंटरसेप्ट पे ये आ जाएगा, x पे t ले रहे हो, m पे यहाँ कुछ नहीं मतलब +1 है। स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव के साथ। तो स्लोप आप यहाँ लिख देना, स्लोप कितना है इसका +1, और ये जो इंटरसेप्ट है किसके बराबर है, log k के बराबर। और इधर आप ले लो log t, इधर क्या ले लो log t, और इधर ले लो आप log p। ये ग्राफ आ जाएगा, उतारिए इसको। dt देखो इधर, अब बात करते हैं अपन आइडियल गैस इक्वेशन के पार्शियल डेरिवेटिव की, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन के पार्शियल डेरिवेटिव की अपन बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो पार्शियल डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यही होती है। एन को आप यहाँ पे 1 ले लो तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा आरटी, यही होगा। तो देखो इधर यहाँ पे अपन को रिलेशन निकालना है इनमें, जैसे एक बार प्रेशर के साथ, एक बार वॉल्यूम के साथ, एक बार टेम्परेचर के साथ। आई बात समझ में। तो देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो फंक्शन होगा किसका, टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। किस किस का फंक्शन होगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। अब आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ इनका आपको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दोनों पे अलग अलग तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना। भाई दोनों का आप एक साथ कर नहीं सकते,
एक को आप क्या मानोगे कांस्टेंट, फिर दूसरे वाले में चेंज देखोगे, फिर दूसरे वाले को क्या मानोगे कांस्टेंट, फिर आप दूसरे वाले में चेक करोगे। ठीक है, तो देखो इधर अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो प्रेशर ये फंक्शन है किसका, ये है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, क्योंकि आर क्या है कांस्टेंट है, आर से तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है, तो प्रेशर फंक्शन है किसका, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। अब ये किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो P इक्वल टू आर टी अपॉन वी, प्रेशर के लिए फॉर्मूला यही होगा, P इक्वल टू आर टी अपॉन वी। अब इसको आपको दो तरीके से डिफरेंशिएट करना है, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेओगे तो टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएशन करोगे, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो वॉल्यूम के साथ डिफरेंशिएशन करोगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो इसका मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हो फिर आप कर रहे हो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, एंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल सी बात है, डीपी अपॉन dt किस पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, आर कांस्टेंट वी कांस्टेंट, dt अपॉन dt कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आर अपॉन वी dt अपॉन dt। भाई इनका मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया क्योंकि ये कांस्टेंट इससे बाहर निकाल लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा, dp अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है, r अपॉन v के बराबर। तो एक फॉर्मेशन तो ये आया है इसका, एक फॉर्मेट तो ये आया है इसका, ये ध्यान रखना है आपको सारी चीजें। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो इधर पहला फॉर्मेट देख लिया, दूसरे फॉर्मेट की मैं बात करता हूं, P इक्वल टू आर टी अपॉन वी, यही था। अब अपन को क्या करना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब T को कांस्टेंट करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, dp अपॉन dv वॉल्यूम के साथ किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर, ब्रैकेट के बाद टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया बराबर। अब देखो r कांस्टेंट T कांस्टेंट, r को बाहर निकाला T को बाहर निकाला, तो d अपॉन dv, और ये साथ में यहाँ पे क्या बच गया, 1 अपॉन v, यही भाई 1 अपॉन v बचा। अब ये कंडीशन वही आ गई 1 अपॉन टी वाली, तो 1 अपॉन वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन वी स्क्वायर। जैसे 1 अपॉन टी का क्या होता है, -1 अपॉन टी स्क्वायर, ऐसे 1 अपॉन वी का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन वी स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आर टी, इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन वी स्क्वायर। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इक्वल अपॉन टी इक्वल टू क्या जाएगा, क्या जाएगा, आर टी अपॉन किस में, माइनस में v का स्क्वायर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डायरेक्ट ही पूछ लेता है वो ऐसे इन इक्वेशनों को। तो एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो इधर नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट इक्वेशन है दूसरी वाली, ये तो प्रेशर की थी। अब देखो वॉल्यूम फंक्शन होगा किसका, टेम्परेचर और प्रेशर का, आर का हो नहीं सकता क्योंकि आर क्या है, कांस्टेंट। अब आपको पता है v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू क्या होगा, आर टी अपॉन पी, यही होगा। अब इसमें आपको दो चेंज देखने हैं, एक तो किसके साथ, एक तो मैंने लिया एट कांस्टेंट
टेम्परेचर, और डिफरेंशिएशन किसके साथ करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर। दूसरा चेंज देखना आपको, एट कांस्टेंट प्रेशर, और डिफरेंशिएशन किसके साथ करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट किया तो ये लिखा मैंने dV अपॉन dP, और यहां मैंने किया टेम्परेचर कांस्टेंट। R और T दोनों कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो जी, ये निकाल लिए, R और T ये कांस्टेंट है। अब मैंने dP के साथ किया है तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा P 1 अपॉन P, यही होगा, डेल V अपॉन डेल P T, यही होगा, सिंपल है बिल्कुल। 1 अपॉन P की फॉर्म में है तो 1 अपॉन P की फॉर्म में सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस RT अपॉन P का स्क्वायर। अभी बताया मैंने जस्ट, डेल V अपॉन डेल P T के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो फॉर्मेट क्या आएगा, माइनस RT अपॉन P स्क्वायर। ऐसे ही मैं बात करूं इधर वाले की, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल आएगा, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया आपने, R अपॉन P बाहर निकाल लो, बिल्कुल निकाल लिए, तो डेल्टा T अपॉन डेल्टा T क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ये हुआ P इक्वल टू R अपॉन P। तो ये एक फॉर्मेट आपके पास आ गया, ये ध्यान रखना। तो दोनों उतार लीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट। देखो इधर नेक्स्ट थर्ड फॉर्मेट है अपना इक्वेशन। देखो टेम्परेचर अब फंक्शन होगा किसका, प्रेशर और वॉल्यूम का। भाई देखो एक एक को सोल्व करना है, ठीक है। मैंने सबसे पहले इधर प्रेशर लिया था, इधर दो टर्म आ रही थी, फिर मैंने क्या लिया, वॉल्यूम, फिर दो टर्म आ रही थी, अब मैंने लिया टेम्परेचर, फिर दो टर्म आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप रिलेशन देखोगे, T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा PV अपॉन R, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो अब इसके आपको दो फॉर्मेट बनाने हैं, सेम वही करना है, एट कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। एट कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के साथ डिफरेंशिएशन कर दो, बिल्कुल कर दिए साथ, ये लो। तो ये क्या आ जाएगा, आर क्या है कांस्टेंट, पी क्या है कांस्टेंट, तो पी अपॉन आर कांस्टेंट, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू पी अपॉन आर। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। दूसरे वाले फॉर्मेट को सोल्व करें अपन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, डेल्टा टी को डेल्टा पी के साथ डिफरेंशिएशन में भेजना है, तो डेल्टा पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू आर, और वी कांस्टेंट है तो वी अपॉन आर, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी, ये हो जाए आपके 1। तो क्या आएगा यहाँ पे, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी v इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने 1 बाय 1 सारा सब कुछ समझा दिया, इसको नोट डाउन करिए। देखो इधर नेक्स्ट, अब यहां पे अपन डिस्कस करेंगे साइक्लिक रूल। देखो साइक्लिक रूल डिस्कस किया जाता है जहां तीन पैरामीटर आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं, तो उनके अंदर रिलेशन निकाला जाता है साइक्लिक नोटेशन से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो साइक्लिक रूल, साइक्लिक रूल। और साइक्लिक रूल क्या है, देखो इधर, इफ
3 पैरामीटर आर related to each other, then its relationship is given by साइक्लिक नोटेशन। ठीक है, और वो साइक्लिक नोटेशन क्या कहलाता है? साइक्लिक रूल कहलाता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे कोई पैरामीटर है x y z, ये 3 पैरामीटर थे, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, ऐसे ऐसे चलना है, ध्यान रखना, उल्टा चलोगे तो रिजल्ट उल्टा आएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। आप पहले देखो dx अपॉन dy रखो, इन दोनों में रिलेशन निकाल रहे हो तो z कांस्टेंट होगा, dy अपॉन dz करोगे तो x कांस्टेंट होगा, dz अपॉन dx करोगे तो y कांस्टेंट होगा। इस तरीके से चलना आपको। तो आप क्या करोगे? डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, सिस्टमेटिक से क्लॉकवाइज चलना, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, y और x ले लिए तो z बचा, बिल्कुल z बचा, z कांस्टेंट। ऐसे चलोगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा z, बिल्कुल चलो डेल्टा y अपॉन डेल्टा z, अब दोनों आ गए तो कौन बचा? x कांस्टेंट। अब डेल्टा z अपॉन डेल्टा x, बिल्कुल चलो जी डेल्टा z अपॉन डेल्टा x, ये ले लिया जी, ये y बचा तो y कांस्टेंट। इनका रिजल्टेंट -1 के बराबर होगा, याद रखना, यही साइक्लिक रूल है, ये इंपॉर्टेंट है, यही साइक्लिक रूल है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए अपन प्रूफ करते हैं इसके लिए कि -1 आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो आइडियल गैस इक्वेशन में अपने पास 3 पैरामीटर थे, P, T, V, यही थे। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर, ये 3 पैरामीटर थे, P, V, T। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, किधर चलना है जी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलोगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? -1। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे डेल्टा, देखो इधर बात करें अपन यहाँ पे, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, ये दोनों ले लिए तो T कांस्टेंट, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ये दोनों ले लिए तो P कांस्टेंट, बिल्कुल P कांस्टेंट, डेल्टा T अपॉन डेल्टा P, बिल्कुल, ये दोनों ले लिए तो V कांस्टेंट। ये किसके बराबर? -1 के बराबर। ये किसके बराबर होगा? -1 के। ये डायरेक्ट पूछा हुआ है ऐसा कैसा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर या आप अगर नेट गेट का एग्जाम अगर दे रहे हो तो वहां पे ये डायरेक्ट पूछा हुआ है ऐसा कैसा कि साइक्लिक रूल में ये -1 के बराबर होता, तो ये टर्म आप देख लिया करो। देखो इधर टर्म देख लिया करो, इधर ये दोनों आ रही है तो अलग टर्म आएगी टी, इधर ये देख लो ये पी, मतलब कॉम्बिनेशन ऐसा देखना है कि एक पूरे फॉर्मेट में आपको तीनों टर्म दिखाई देगी। अगर आपको 2 टर्म दिखाई दे रही है तो ऑब्वियसली वो गलत है। आई बात समझ में? यहां देखोगे तो तीनों टर्म, यहां देखोगे तीनों टर्म, यहां देखोगे तीनों टर्म, -1 के बराबर आ रही है। अब ये अपन को प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे? देखो इधर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी और टी, इसकी वैल्यू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, पी इसकी वैल्यू, और डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी अपॉन वी इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। और वैल्यू मैंने अभी निकलवाई है आपको, वैसे मैं फिर निकाल देता हूं, देखो सारी वैल्यू निकाल देता हूं मैं इधर, फिर सोल्व कर लेंगे इसको। देखो P इक्वल टू V, सॉरी P इक्वल टू आर टी अपॉन वी, आर टी अपॉन वी। देखो रिलेशन निकालना अपन को, डेल्टा P और डेल्टा V में टेम्परेचर कांस्टेंट पे, तो मेरे को कुछ नहीं करना, डेल्टा P और ये मैंने लिख दिया डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। दोनों साइड डेल्टा V के साथ डिफरेंशिएशन करना है, इसको डेल्टा V के साथ डिफरेंशिएशन करोगे R और T तो बाहर आ जाएगा, 1/v का क्या होता है? -RT/v² हो जाएगा। ये मैंने करवा रखा, आप देख लेना पीछे जाके स्लाइड में। ठीक है, ये तो हो गया एक वैल्यू। डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, बिल्कुल आप कर सकते हो, इस V को इधर ले जाओ, P को इधर ले आओ, तो ये डेल्टा V, चलो मैं इक्वेशन लिख देता हूं ढंग से समझ में आ जाएगा आपके, V इक्वल टू आर टी अपॉन P। अब मेरे को क्या करना है? वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएशन करना, प्रेशर को मेरे को कांस्टेंट रखना है, तो बिल्कुल कर दीजिए,
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर आर अपॉन पी डी टी अपॉन डी टी। तो डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी, बिल्कुल वो भी लिख लेते हैं। तो देखो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा पी वी अपॉन आर। उसने पूछा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी, तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये डेल्टा पी, तो क्या हो जाएगा पी अपॉन आर। तो ये तीन इक्वेशन अपने पास आ गई, तीन इक्वेशन आ गई और तीनों के मान आप यहां रख दो, ठीक है। तीनों के मान आप यहां पे रख दो। तो तीनों के मान अगर मैं यहां रखता हूं, देखो इधर तीनों के मान अगर मैं यहां पे रखूं, देखो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी कहां है, ये रहा, माइनस आर टी अपॉन वी स्क्वायर, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी वी वी अपॉन आर, बिल्कुल वी अपॉन आर होगा, सही वी अपॉन, ठीक है। डीपी डीपी कट जाएगा। अब देखो ये मैंने रख दिया माइनस आर टी अपॉन वी स्क्वायर, इस वाले की वैल्यू रखो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की मैंने रखा आर अपॉन पी, फिर मैंने डी टी अपॉन डीपी रखा वी अपॉन आर, ठीक है। अब ये चेक करना है कि इनका रिजल्टेंट -1 के बराबर आ रहा है क्या। भाई आर एच एस बराबर एल एच एस कब होगा, बराबर होगा तभी। देखो इधर v से v कटा, ठीक है, v से v कटा, r से ये r कट गया, तो ऊपर क्या बचा माइनस आर अपॉन पीवी, यही बचा। तो आपको बखूबी पता है पीवी बराबर क्या होता है आर टी, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे माइनस आर टी बटे क्या कर दोगे आर टी, तो आर टी से आर टी कटा तो कितना बचा -1, तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। यही चेक करना था अपन को कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए -1 बराबर होता है या नहीं, तो बिल्कुल हो रहा है बराबर। आई बात समझ में, इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं जो एग्जाम में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, आप खुद ही सोल्व कर लेना, इसको डायरेक्ट ही हो जाएगा। फॉर एन आइडियल गैस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी वी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी पी और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी टी इक्वल टू, ऑप्शन में दे रखा था, ये गेट का क्वेश्चन है, नेट में भी पूछा हुआ है, +1 सी में -1 डी में +2। आप देख के ही बता सकते हो उसको। देखो पी टी वी आ रहा है, टी वी पी आ रहा है, वी पी टी आ रहा है, मतलब ये सारे के सारे टर्म तो बढ़िया सही तरीके से दे रखा है। तो इसको सोल्व करोगे आप तो इसका आंसर कितना आएगा, अभी सोल्व किया इसका -1, साइक्लिक रूल लगा के सोल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ dp अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर dt अपॉन dv एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक दे रखा है इसमें dv अपॉन dp और एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू होगा, इसमें दे रखा a -1 b +1 c 0 और d वाले में होगा -r² अपॉन p²। तो आपको बताना है, इसमें लगाओ थोड़ा दिमाग, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसको ध्यान में रखना, टर्म देख लेना, टर्म सारी आ रखी है नहीं आ रखी, नहीं आ रखी है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखो इधर डेल्टा पी अपॉन डी टी और पी यहीं पे गड़बड़ है, और अगर यहीं पे गड़बड़ है तो आप अब यहां से डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हो इसको। कांस्टेंट प्रेशर पे आप प्रेशर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा,
क्योंकि किसी भी टर्म का आप डिफरेंशिएशन करते हो कांस्टेंट पे, कांस्टेंट कोई भी टर्म में डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आनी है। तो यहाँ पे अगर ये जीरो हो गई तो सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। साइक्लिक वाला मत लगा देना ये -1, ध्यान से देखना, इसमें पहले टर्म देख लेना। आई बात समझ में? तो ये बात हुई अपने कंप्लीट एक बेसिक फंडामेंटल की। ठीक है, अब अपन डिस्कस करेंगे इससे आगे वाला पार्ट, यानी अपन एंटर करेंगे अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी बेसिक अब सारी चीजें स्टार्ट होगी सिस्टमेटिक तरीके से। मैंने आपको जहां दिक्कत होती है वो सारी चीजें समझा दी है, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।